मेरे स्नेही मित्रों, आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर बात करेंगे। एनपीई अर्थात नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा क्या नया है जिसको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। मित्रों, स्कूल शिक्षा में क्या परिवर्तन करने की योजना है, स्कूल शिक्षा को किस तरह से, किस ढांचे में ढाला गया है। पुरानी शिक्षा व्यवस्था जो कि 6 से 18 वर्ष के लिए 10+2 के ढांचे में बटी हुई थी, उसको वर्तमान नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कैसे 5-3-3-4 में बांटा गया है। तो मित्रों, ये 5-3-3-4 क्या है, आइए सबसे पहले स्कूल शिक्षा में जानते हैं भाग 1 में। मित्रों, आपको सूचना दे दूं कि संपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 4 भागों में बांटा गया है। आज मैं उसके प्रथम भाग पर चर्चा करूंगा, प्रथम भाग अर्थात स्कूल शिक्षा पर। तो मित्रों, प्रथम भाग में जो स्कूल शिक्षा है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है। पुरानी शिक्षा नीति में या वर्तमान में जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें 6 से 18 वर्ष के बच्चों को लिया गया था और 10+2 में विभाजित थी पुरानी शिक्षा नीति जो इस समय चल रही है। अब भविष्य में जो शिक्षा नीति अपनाई जाएगी या जो शिक्षा नीति में बताया गया है, जो नया ढांचा लाया गया है, वह है 3 वर्ष से 18 वर्ष के लिए, और उस ढांचे में को 4 भागों में विभाजित किया गया है, 5-3-3-4। तो 5-3-3-4 क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले भाग 1 स्कूल शिक्षा में मित्रों, सबसे पहला ढांचा बुनियादी स्तर, फाउंडेशनल स्तर पर है। तो उस बुनियादी ढांचे को 5 वर्ष के लिए विभाजित किया गया है। वो कैसे? सबसे पहले आपका बच्चा लगभग 3 साल में आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में प्रवेश लेगा। सबसे पहले 3 वर्ष में जब बच्चा आंगनवाड़ी या बाल वाटिका में प्रवेश लेगा, 3 वर्ष तक वहां पर रहेगा। वह 3 वर्ष खेल कूद के माध्यम से सीखेगा। जो उद्देश्य होगा वह संख्या ज्ञान और साक्षरता का रहेगा। तो बंधुओं, आंगनवाड़ी में 3 वर्ष बच्चा जब रहेगा तो 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष तक अर्थात 3 साल के लिए सत्र समझ लीजिए। 3 से 4 1, 4 से 5 2 और 5 से 6 3 साल। 3 साल आंगनवाड़ी और बाल वाटिका में रहेगा और इसी में तुरंत इसके पश्चात बालक 6 वर्ष की अवस्था में क्लास 1 में अर्थात कक्षा 1 में प्रवेश करेगा। तो 6 से 7 क्लास 1 और 7 से 8 साल में क्लास 2 पास करेगा बच्चा, जो कि 3+2 वर्ष, 3 वर्ष आंगनवाड़ी और वाटिका और 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए विभाजित किया गया है। और इस पूरे 5 वर्ष की जो अवधि है उसको ढांचा 5 में रखा गया है और नाम दिया गया है बुनियादी स्तर या फाउंडेशनल स्टेज। बंधुओं, ये था जो 5 का ढांचा है उसकी विषय वस्तु। अब हम बात करते हैं 5 के पश्चात 3 की। तो 3 क्या है बंधुओं? क्लास 3 से 5 तक, कक्षा 3 से 5 तक बच्चे को प्राथमिक स्तर पर रखा गया है 3 वर्ष के लिए। उसका भी यहाँ पर सत्र समझ लीजिए। कैसे? तो उसके लिए आप ऐसे कह सकते हैं, 8 से 9 साल में कक्षा 3 पास करेगा, 9 से 10 साल में कक्षा 4 पास करेगा और 10 से 11 साल में बच्चा कक्षा 5 पास करेगा। अर्थात 8 से 11 वर्ष की अवस्था तक बच्चा कक्षा 3 से कक्षा 5 की पढ़ाई करेगा
जो कि प्राथमिक स्तर बोला जाएगा, और 3 वर्ष बच्चा यहाँ पर रहेगा। तो ये हो गया 5 और 3। अब देखिए बंधुओं, मिडल स्टेज पर अर्थात उच्चतर प्राथमिक स्टेज पर को भी 3 वर्ष के लिए बांटा गया है। वो कैसे? 11 वर्ष से 14 वर्ष तक कौन सी क्लास रहेगी? कक्षा 6 से 8। कक्षा 6 से 8 बच्चा यहाँ पर रहेगा 3 वर्ष के लिए। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, 11 से 12 साल में बच्चा कक्षा 6 पास करेगा, 12 से 13 साल में बच्चा कक्षा 7 पास करेगा, और 13 से 14 साल में बच्चा कक्षा 8 पास करेगा। तो 3 वर्ष के लिए बंधुओं उच्चतर प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई की जाएगी, और इस मिडल स्टेज पर 3 वर्ष का समय दिया गया है। तो 5, 3, 3 आपकी संज्ञान में आ गया होगा। अब बंधुओं देखते हैं 4 क्या है। तो कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक के क्लास के लिए 14 से 18 वर्ष की अवस्था रखी गई है। तो इस आयु वर्ग में 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चा कैसे पास कर सकता है, तो उसका भी एक वर्ष का अनुमान बताता हूं आपको। 14 से 15 साल में बच्चा कक्षा 9 पास करेगा, 15 से 16 वर्ष में बच्चा कक्षा 10 पास करेगा, और 16 से 17 वर्ष में बच्चा 11 पास करेगा, और 17 से 18 वर्ष में बच्चा कक्षा 12 पास करेगा। तो 4 वर्ष के लिए बच्चा 14 से 18 वर्ष की आयु का कक्षा 9 से 12 को पास करेगा, या कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई जो कि माध्यमिक स्तर की पढ़ाई है, उसको 4 पाठ्यक्रम 4 में रखा गया है, या इस ढांचे में रखा गया है। इस प्रकार बंधुओं 5, 3, 3 और 4 ये विभाजित किया गया है नया शैक्षणिक पाठ्यक्रम ढांचा स्कूल शिक्षा का। इस स्कूल शिक्षा संपूर्ण शिक्षा स्कूल शिक्षा होगी। अब इस स्कूल शिक्षा में क्या पाठ्यक्रम होगा, शिक्षक की क्या योग्यता होगी, शिक्षक का क्या चयन रखा गया है, उसके मानक क्या हैं, मैं इस पर बात करता हूं। मित्रों, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिचय दिया गया है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रत्येक महत्वपूर्ण बात को आपके सामने लाना चाहता हूं। इसके लिए कृपया धैर्य से पूरा वीडियो देखिएगा। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम और पढ़ाई का माध्यम क्या होगा, शिक्षा का माध्यम क्या होगा, विभिन्न भाषाओं के लिए क्या स्थान दिया गया है, संस्कृत के लिए क्या स्थान दिया गया है, और शिक्षक के चयन की क्या मानक हैं, कौन कौन से योग्यताएं शिक्षक के लिए आवश्यक हैं, कौन कौन से प्रशिक्षण शिक्षक के लिए आवश्यक हैं, इन सभी पर मैं आपको विस्तार से बात बताऊंगा। परंतु उसके लिए आपको धैर्य से मेरी सारी बातों को सुनना होगा। तो मित्रों, चलते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिचय पर क्या बात की गई है। तो परिचय के आधार पर देखिए क्या क्या कहा गया है, समझ लीजिए। भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य के अनुसार सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है, जिसे 2030 तक पूरा करना है। तो बंधुओं, 2015 की जो स्कीम है सतत विकास एजेंडा, उसे 2030 तक पूरा करना है। और सतत विकास एजेंडा में SDG 4 में जो लक्ष्य रखा गया है, SDG 4 में जो लक्ष्य रखा गया है वह समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करना। तो इसके लिए 2030 की समय अवधि निर्धारित की गई है। 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करना है। दूसरी बात, पाठ्यक्रम में विज्ञान गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल, फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। बताया गया है परिचय में ही कि पाठ्यक्रम में अवश्य समायोजित किया जाए किसको? बुनियादी कलाओं को, शिल्प को, मानविकी को, खेल को, भाषाओं को, साहित्य को, संस्कृति को अवश्य सम्मिलित किया जाए। ये जोर दिया गया है पाठ्यक्रम पर। 2040 तक बंधु देखिए, राष्ट्रीय नीति 2020 का जो लक्ष्य है 2040 तक के समय को लक्ष्य बनाकर किया गया है। अर्थात 2040 तक क्या क्या योजना है शासन की, सरकार की, उसे आप समझ लीजिए। 2040 तक
भारत शिक्षा प्रणाली में किसी से पीछे ना हो, ऐसी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध हो जो सामयिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से सभी के लिए समान हो। तो सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था लागू करने की बात परिचय में की गई है। और साथ में क्या कहा गया है? प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गई है। नाम लिया गया है हमारे प्राचीन शिक्षा केंद्रों का। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी जैसे प्राचीन विश्व स्तरीय संस्थानों, और देखिए चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लुवर जैसे महान विद्वानों को स्थान देते हुए वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्र गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायन निर्माण, दिशा ज्ञान, योग, ललित कलाएं, शतरंज इत्यादि की प्राचीन समृद्ध विरासत को स्मरण किया गया है और कहा गया है इस समृद्ध विरासत पर शोध कार्य कर इसकी समृद्धता और नए उपयोग सोचे जाने चाहिए। बंधुओं, हमारी प्राचीन धरोहर जो कि अभी नाम लिए गए हैं शिक्षण संस्थानों के, प्राचीन विद्वानों के, ऋषियों मुनियों के, और हमारे जो सांस्कृतिक धरोहर है विविध प्रकार से जो संजोया गया है, लक्ष्य बनाया गया है कि इस पर शोध कार्य किया जाए और शोध करने के पश्चात हमारे समसामयिक शिक्षा के लिए जो आवश्यक मानक हैं पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। शिक्षा व्यवस्था में बुनियादी बदलावों का केंद्र बिंदु शिक्षक होना चाहिए। जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है यहाँ पर शिक्षक को बताया गया है और शिक्षकों को सक्षम बनाना, सबसे होनहार लोगों का चयन करना भी इस शिक्षा नीति में जोर दिया गया है कि होनहार लोगों को शिक्षक बनाया जाए। गुणवत्ता नियंत्रण और जवाबदेही भी तय की जाए। शिक्षा बराबरी सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है, अतः गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे समुदायों, वंचित और अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूहों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय में कहा गया है। पिछली शिक्षा नीतियों में एक कदम की सराहना भी की गई है। कौन सी? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। इसने सार्वभौमिक कानूनी आधार उपलब्ध कराया। इसकी तारीफ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिचय में की गई है। आगे चलते हैं। आधारभूत सिद्धांत। जो आधारभूत सिद्धांत हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो आधारभूत सिद्धांत कौन से हैं उनको समझते हैं। पहला, भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि हम भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहें। हम इतना पाश्चात्य अनुकरण ना करें कि हम अपने गौरव को खो दें और पिछड़ जाएं, या इस प्रकार की दौड़ में ना पड़ें कि हम अपनी जड़ को ही उखाड़ फेंकें। अतः भारतीय जड़ों से बंधे रहें और अपने गौरव को संजोए रहें। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषयक और समग्र शिक्षा का विकास होना चाहिए। अतः बहुविषयक समग्र शिक्षा का विकास के लिए पाठ्यक्रम पर चर्चा की गई है। बंधुओं, कक्षा 3 तक संख्या ज्ञान और साक्षरता। कक्षा 3 तक संख्या ज्ञान का तात्पर्य जोड़ घटाव भाग आदि से भी है, तो संख्या का ज्ञान बच्चे को अवश्य होना चाहिए और साक्षरता को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है कक्षा 3 तक। और ये लक्ष्य भी दिया गया है 2025 का। अभी बताऊंगा आगे। 2025 तक बच्चों में कक्षा 3 तक के जो बच्चे हैं उनको संख्या ज्ञान आना चाहिए और साक्षरता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। रटंत पद्धति और परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं। रटंत पद्धति के लिए पढ़ाई नहीं है और किसी परीक्षा को लक्ष्य करके पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, क्योंकि परीक्षा को लक्ष्य करके जब पढ़ाई कराई जाती है तो उससे कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।
ऐसा कहा गया है। अतः जो मूल्यांकन के स्तर हैं वो एक परीक्षा को लक्ष्य न करके विभागों में विभाजित किया गया है और कहा गया है कि अवधारणात्मक समझ पर जोर दिया जाएगा। आगे क्या कहा है? सतत मूल्यांकन हो। कैसा मूल्यांकन हो? एक परीक्षा को लक्ष्य करके कार्य ना हो, मूल्यांकन सतत हो, समय समय पर मूल्यांकन हो और साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर कोचिंग संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, उस पर रोक लगे, ऐसा भी कहा गया है। स्कूली शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल हो। स्कूल शिक्षा से लेकर उच्चतर शिक्षा तक परस्पर पाठ्यक्रम का तालमेल होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और देखिए, बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन मिले। भाषा पर बहुत बल दिया गया है, खास तौर से मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, भारतीय भाषाओं पर पर्याप्त बल दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अभी आगे इस पर बात करेंगे। वर्तमान शिक्षा नीति में 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में सम्मिलित नहीं है। जो वर्तमान की अवस्था चल रही है 10+2 वाली, उसमें 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वह किसी विभिन्न केंद्र में, आंगनबाड़ी आदि के केंद्र में या अन्य स्थानों पर पढ़ते हैं, जो कि प्राथमिक विद्यालय से अलग भी होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में क्लास 1 में प्रवेश दिया जाता है 6 वर्ष की आयु पर। तो जो 3 वर्ष से 6 वर्ष का जो गैप है वह 10+2 के ढांचे में सम्मिलित नहीं है वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में। अब जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को भी सम्मिलित कर लिया गया है, जिसको कहा गया है फाउंडेशनल स्टेज, अर्थात बुनियादी स्तर। अब देखिए बंधुओं, वर्ष 2030 से पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। बंधुओं, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE के द्वारा 2030 से पूर्व प्राथमिक बाल्यावस्था देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को लागू किया जाना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं? अध्याय 1 के पॉइंट 2 पर क्या कह रहे हैं? ECCE, बंधु ये बार बार शब्द आएगा, ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ECCE में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, बहुस्तरीय, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और खोज आधारित शिक्षा को शामिल किया गया है, जिससे बच्चों का शारीरिक, भौतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक नैतिक विकास, सांस्कृतिक विकास, प्रारंभिक भाषा साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान के विकास में अधिकतम परिणामों को प्राप्त करना है। तो बंधुओं, ये जो बुनियादी स्तर है, इस बुनियादी स्तर पर ECCE विशेष योजना पर कार्य करेगा, जो कि बेहतर परिणाम देगा, ऐसा कहा गया है। NCERT द्वारा 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए 2 भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा। बंधुओं, 8 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों के लिए, 8 वर्ष तक अर्थात इस फाउंडेशनल स्टेज पर 8 वर्ष तक की बच्चों के लिए NCERT के द्वारा एक विशेष पाठ्यक्रम 2 भागों में तैयार किया जाएगा, और किसके माध्यम से? NCPF ECCE, NCPF ECCE प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्र। इसके बाद देखिए अध्याय 1 के पॉइंट 4 में सभी विद्यालय ECCE के पाठ्यक्रम और शिक्षण में प्रशिक्षित कर्मचारियों, शिक्षकों को भर्ती करेंगे। सभी विद्यालयों को आवश्यक होगा कि वे प्रशिक्षित शिक्षकों की ही भर्ती करें। और प्रशिक्षण भी कौन सा?
ECCE के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षित लोगों की ही भर्ती करें। इसके बाद देखिए बंधुओं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच के लिए आंगनवाड़ी केंद्र स्थानीय प्राथमिक स्कूल एक परिसर में एकीकृत होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आंगनवाड़ी केंद्र और कक्षा 1 और 2 की जो पढ़ाई है ये अलग नहीं होगी, एक साथ एकीकृत किए जाएंगे, एक परिसर में एकीकृत किए जाएंगे, जिससे बच्चे आपस में तालमेल को प्राप्त करें, घुल मिल सकें और आंगनवाड़ी से कक्षा 1 में कक्षा 2 में बच्चा जब प्रवेश करे तो आत्मीयता बनी रहे और किसी प्रकार का जो पलायन है या जो प्रवेश में जो गिरावट है वो दर्ज ना हो। तो आंगनवाड़ी से 100% नामांकन कक्षा 1 में हो, इसके लिए भी ये जरूरी है। तो बंधुओं, प्राथमिक स्कूल के एक परिसर में आंगनवाड़ी केंद्र एकीकृत होगा, जिससे दोनों की परस्पर दूरी को पाटा जा सके और विविध गतिविधियों के बच्चे परस्पर भाग ले सकें। तो आंगनवाड़ी केंद्र और जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं एक परिसर में अध्ययन करेंगे, खेलें कूदेंगे, पढ़ेंगे। 5 वर्ष से पहले हर बच्चा एक प्राथमिक कक्षा या बाल वाटिका में स्थानांतरित होगा, जिसमें एक ECC योग्य शिक्षक होगा। कम से कम एक ECCE प्रशिक्षित शिक्षक होगा और खेल आधारित शिक्षा होगी। मध्याह्न भोजन सभी को दिया जाएगा, तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सभी के लिए होगी और एक शिक्षक वो भी प्रशिक्षित शिक्षक होगा। और साथ में समझ लीजिए, यदि वे प्रशिक्षित नहीं है तो क्या होगा। देखिए, NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो लोग 10+2 पास हैं, ऐसे लोगों के लिए या ऐसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षक जो 10+2 की योग्यता रखते हैं, वो ECCE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कोर्स करेंगे। उनको 6 महीने का एक प्रमाण पत्र कोर्स कराया जाएगा जो 10+2 की शिक्षा व्यवस्था में अर्थात 10+2 पास हैं, उनको 6 महीने का कोर्स होगा। और जो कम योग्यता वाले लोग हैं उनके लिए बंधुओं 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री या जो भी शिक्षक वहां पर हैं उनके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था इस राष्ट्रीय नीति में की गई है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के आयोजन और क्रियान्वयन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। तात्पर्य क्या है कि विभिन्न जो मंत्रालय हैं, विभिन्न जो चाहे बाल विकास हो चाहे स्वास्थ्य हो, सभी संयुक्त रूप से मिलकर के इस पाठ्यक्रम के आयोजन में अपना सहयोग देंगे और इसके क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे। सतत मार्गदर्शन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। एक टास्क फोर्स का गठन होगा जिससे मूल्यांकन हो सके योजनाओं का। फिर देखिए, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के लिए क्या नीति है। अध्याय 2 के पॉइंट 2 में शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता 2025 तक, देखिए समय निर्धारित है, 2025 तक प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा जिससे 2025 तक इस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। इसके साथ ही अध्याय 2 के पॉइंट 3 में देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है। वह क्या है, शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द और समयबद्ध तरीके से भरना है। शिक्षक विद्यार्थी अनुपात अर्थात छात्र शिक्षक जो अनुपात है अर्थात PTR, तो PTR 30:1 से कम हो, अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक का मानक रखा गया है। और साथ में क्या कहा गया है, आर्थिक एवं वंचित छात्रों की अधिकता वाले जो स्कूल हैं जहां पर आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, वंचित बच्चे हैं, वहां पर जो PTR है अर्थात जो छात्र शिक्षक अनुपात है वह 25:1 का हो सकता है।
अर्थात 25 छात्रों पर एक शिक्षक। इसके साथ ही क्या कहा गया है, शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास अर्थात CPD के साथ उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। तो शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए सतत व्यावसायिक विकास अपना कार्य करेगा। NCERT और SCERT द्वारा कक्षा 1 के छात्रों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का प्ले आधारित अर्थात खेल आधारित एक मॉड्यूल तैयार किया जाएगा, जिसमें गतिविधियां होंगी और वर्कबुक होगी। तो बंधुओं, कक्षा 1 के छात्र खेल खेल में सीखेंगे, उसके लिए स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। साथ में क्या कहा गया है, विद्यार्थियों द्वारा विषय का चुनाव लचीला होगा और ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रम के चुनाव का विकल्प बना रहेगा। जैसे वर्तमान में कक्षा 10 पास करने के बाद ITI, GTI आदि लोग कोर्स करते हैं, बच्चे करते हैं, तो कक्षा 10 पास करने के बाद जो व्यावसायिक कोर्स चल रहे हैं वे चलते रहेंगे और बच्चे का जो विषय चयन है वह लचीला बनाया जाएगा। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को कम किया जाएगा, तो पाठ्यक्रम जो विषयों का है उसको भी कम किया जाएगा। साथ में क्या कहा गया है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये भी, अध्याय 4 के पॉइंट 9 में देखिए, कला, मानविकी, विज्ञान आदि की श्रेणियां समाप्त होंगी। तो कहते हैं कला वर्ग, विज्ञान वर्ग जो वर्ग है ये श्रेणी समाप्त हो जाएगी बंधुओं। विज्ञान, मानविकी, गणित के अलावा भौतिक, शिक्षा, कला और शिल्प, व्यावसायिक कौशल जैसे विषयों को स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बंधुओं, शिल्प कलाओं को, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति पर देखिए, अध्याय 4 के पॉइंट 11 में कम से कम ग्रेड 5 तक या ग्रेड 8 तक या उससे भी आगे। तो क्या कहा गया है, कम से कम ग्रेड 5 तक या ग्रेड 8 तक या उससे भी आगे। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा अर्थात मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। बंधुओं, यह इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे मंतव्य में। मेरा मानना है इससे बेहतर पॉइंट इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं पर नहीं है। समझ लीजिए क्या कहा है इसमें, कम से कम ग्रेड 5 तक या ग्रेड 8 तक या उसके भी आगे शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा होगी अर्थात घर की भाषा होगी या क्षेत्रीय भाषा होगी। और साथ में जो पंक्ति दी गई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया है, सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार के विद्यालय, चाहे वो सार्वजनिक विद्यालय हो, सरकारी विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय हो, दोनों तरह के स्कूल इसका पालन करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं बंधुओं, साफ साफ लिखा है कि दोनों प्रकार के विद्यालय, चाहे सरकारी विद्यालय हो चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, माध्यम भाषा का, शिक्षण का जो माध्यम है वह मातृभाषा होगी। यह बात यहाँ पर अंकित है और लिखी गई है। इसका परिणाम क्या निकलेगा बंधुओं, इसका दूरगामी परिणाम ये होगा जो आप देख रहे हैं, गली गली में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हैं या विविध प्रकार के लोक लुभावन नाम से इंग्लिश मीडियम इत्यादि करके स्कूल खोले गए हैं। इन सब की भाषा बदल जाएगी क्योंकि इंग्लिश मीडियम बंद हो गया है, ऐसे समझ लीजिए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पढ़ाई का माध्यम इंग्लिश नहीं होगी। इंग्लिश एक भाषा के रूप में पढ़ाई जा सकती है लेकिन एक माध्यम के रूप में नहीं पढ़ाई जा सकती, ऐसा साफ साफ उल्लेख है। मेरा कहने का तात्पर्य है भाषा के रूप में अंग्रेजी छात्र पढ़ सकता है लेकिन अब वो इतिहास को भी अंग्रेजी में पढ़े, भूगोल को भी अंग्रेजी में पढ़े। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा इतिहास है, भूगोल है आदि सामाजिक विषय हैं, अन्य जो कला आदि विषय हैं उनको अपनी मातृभाषा में पढ़ेगा।
जो बात रही है विज्ञान और गणित की, विज्ञान और गणित के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विकल्प दिया गया है कि विज्ञान और गणित का जो पाठ्यक्रम होगा, उसकी जो पुस्तकें होंगी वो मातृभाषा और इंग्लिश दोनों में तैयार की जाएंगी। उसका आप समझ सकते हैं, जैसे हम प्रश्न पत्र पेपर देते हैं तो हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, ऐसे ही आने वाले समय में आपको दिखाई देगा कि बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक है उसका एक पेज इंग्लिश में और एक पेज हिंदी में या मातृभाषा में है। क्या? विज्ञान और गणित के लिए बात है। तो विज्ञान और गणित की पुस्तकें 2 भाषाओं में अनुवाद की हुई मिल सकती हैं, जिससे कि मातृभाषा में पढ़ाई को आसान सरल बनाया जा सके। तो बंधुओं, कुकरमत्तों की तरह खुले हुए इन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ही कठोर कदम उठाया गया है। अब इन विद्यालयों को अपने नाम को भी परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि जब मीडियम इंग्लिश नहीं रहेगा तो उस नाम का क्या औचित्य। आगे चलते हैं बंधुओं। जो महत्वपूर्ण बात और कही गई है यहाँ पर, इसी अध्याय 4 के 11 नंबर पॉइंट पर देखिए, एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए, कौन एक भाषा? अर्थात अंग्रेजी। एक भाषा को अच्छी तरह से सिखाने और सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है। भाषा महत्वपूर्ण हो सकती है, भाषा को सीखना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए शिक्षा का माध्यम होना आवश्यक नहीं है, ऐसा साफ उल्लेख है। आगे देखते हैं त्रिभाषा फार्मूले पर क्या कहा गया है। त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया जाना जारी रहेगा। 3 भाषा के इस फार्मूले में लचीलापन रखा जाएगा और किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। 3 में 2 भाषाएं भारतीय होनी चाहिए। तात्पर्य समझ गए बंधुओं? जो त्रिभाषा फार्मूला है, प्रत्येक राज्य उस पर अपना अमल कर सकता है, राज्य पर थोपा नहीं जाएगा। उसमें मातृभाषा हो सकती है, भारत की कोई भाषा हो सकती है, 2 भारतीय भाषाएं होंगी और तीसरी भाषा विदेशी हो सकती है। इसके साथ ही क्या कहा गया है, 3 भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और निश्चित रूप से छात्रों के स्वयं के होंगे। आगे मैंने जो बात बताई थी आपको कि विज्ञान और गणित में द्विभाषी पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि विद्यार्थी दोनों विषयों में मातृभाषा और अंग्रेजी में सक्षम हो सके। तो विज्ञान और गणित की जो पुस्तकें हैं वो द्विभाषी रूप में भविष्य में मिलेंगी। फिर क्या कहा गया बंधुओं, देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय एकता के लिए, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया, द लैंग्वेज ऑफ इंडिया पर एक प्रोजेक्ट गतिविधि में भाग लेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को एक प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा अपनी पढ़ाई के दौरान। वो प्रोजेक्ट कौन सा होगा? द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य है पूरे देश के बच्चे द लैंग्वेज ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगे, तो एक दूसरे की भाषाओं को, एक दूसरे की गतिविधियों को, क्रियाकलापों को जानने समझने का अवसर मिलेगा और उनकी जो भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको मजबूत होने का ये सुअवसर होगा। प्रत्येक बच्चे को अपनी पढ़ाई के दौरान इस प्रोजेक्ट में भाग लेना होगा। और साथ में क्या कहा गया है, इस प्रोजेक्ट का किसी भी स्तर पर मूल्यांकन नहीं होगा। तात्पर्य है कि मूल्यांकन के नाम पर शोषण होता है, तो साफ कह दिया गया है कि इसमें किसी भी रूप में मूल्यांकन शामिल नहीं होगा। यह गतिविधि रुचिकर, मजेदार और आनंददायी बनाई गई है। तो पढ़ाई के दौरान बच्चे को इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना होगा। जो लोग संस्कृत से जुड़े हुए हैं या जो संस्कृत के लोग हैं, जानना चाहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए क्या किया गया है, मैं उस पर बात करता हूं। 2 मिनट देखिए। संस्कृत संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित एक महत्वपूर्ण आधुनिक भाषा होते हुए भी इसका शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि संपूर्ण ग्रीक और लैटिन साहित्य मिलाकर भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। संस्कृत साहित्य में गणित, विज्ञान, व्याकरण, संगीत,
राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला, धातु विज्ञान, नाटक, कविता, कहानी आदि का विशाल खजाना है। संस्कृत को त्रिभाषा के मुख्य धारा विकल्प के साथ स्कूल और उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण समृद्ध विकल्प के रूप में पेश किया जाएगा। बंधुओं, स्कूल स्तर पर और उच्चतर स्तर पर संस्कृत की महत्वपूर्ण जो सामग्री है उसको विकल्प के रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और जो बच्चे रुचि रखते हैं वो उसको आगे पढ़ सकते हैं। ये उन तरीकों से पढ़ाया जाएगा जो दिलचस्प हों, अनुभवात्मक हों और वर्तमान परिस्थितियों से, समकालीन परिस्थितियों से के रूप में प्रासंगिक हों। ऐसे समीचीन विषयों को बच्चों के लिए विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। फाउंडेशन और मिडिल स्तर पर देखिए बंधुओं, फाउंडेशन और मिडिल स्तर पर, फाउंडेशन से लेकर के मिडिल स्तर पर संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से संस्कृत पढ़ाना और इसके अध्ययन को आनंदमयी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकता है। 6 से 8 तक की पुस्तकों को बुनियादी स्तर से लेकर के कक्षा 8 तक की पुस्तकों को सरल दृष्टि से लिखा जा सकता है, सरल मानक संस्कृत में लिखा जा सकता है, जिससे कि बोधगम्य किया जा सके और सरल रूप में संस्कृत को बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जा सके। आप देखिए अन्य भाषाओं के लिए भी क्या स्थान है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया सहित अन्य शास्त्रीय भाषाओं तथा पाली, फारसी, प्राकृत और उनके साहित्य को भी उनकी समृद्धि के लिए और भावी पीढ़ी के सुख समृद्धि के लिए संरक्षित किया जाएगा। तो भारतवर्ष की जो अन्य महत्वपूर्ण भाषाएं हैं उनके लिए भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुअवसर दिया गया है। इसके साथ ही बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आगे है, वो क्या है देखिए बंधुओं, सार्वजनिक या निजी स्कूलों में सभी विद्यार्थियों के पास भारत की शास्त्रीय भाषाओं और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। केवल सरकारी स्कूलों की बात नहीं है, निजी स्कूलों में भी शास्त्रीय भाषाओं को और उससे जुड़े साहित्य को कम से कम 2 साल सीखने का विकल्प होगा। अनुभवात्मक और नवीन विधियों जिनमें प्रौद्योगिकी के एकीकरण भी शामिल होंगे के माध्यम से ग्रेड 6 से 12 तक के विद्यार्थी इन्हें सीख पाएंगे। तो ग्रेड 6 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं वह इन्हें सीख पाएंगे। कम से कम 2 वर्ष सीखने का अवसर उन्हें मिलेगा। इसके साथ देखिए बंधुओं क्या कहा गया है, प्रत्येक विद्यार्थी ग्रेड 6 से 8 के दौरान राज्यों और स्थानीय समुदायों द्वारा तय किए गए स्थानीय कुशल आवश्यकताओं द्वारा मैपिंग के अनुसार एक आनंदमयी कोर्स करेगा। 6 से 8 के दौरान, इस दौरान बंधुओं प्रत्येक छात्र को एक कोर्स करना होगा जो कोर्स आनंदमयी होगा। कैसे? व्यावसायिक शिल्प की दृष्टि से होगा। उसमें बढ़ईगिरी, बिजली का काम, धातु का काम, बागवानी, मिट्टी के बर्तन आदि बनाने का निर्माण आदि विविध स्थानीय स्तर पर कोई और यदि महत्वपूर्ण विशेष क्रियाकलाप होता है उसको सम्मिलित किया जाएगा। तो बच्चे को मिडिल स्तर पर ही विभिन्न कलाओं में, शिल्प में पारंगत करने की योजना है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। और क्या है देखिए, कक्षा 6 से 8 में पढ़ने के दौरान इसी मिडिल स्तर पर सभी विद्यार्थी एक 10 दिन के वस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे। एक और स्कीम है, क्या है, 10 दिन के वस्ता रहित पीरियड में भाग लेंगे और वे स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों जैसे बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि के साथ प्रशिक्षु के रूप में काम करेंगे। इसी प्रकार 6 से 12 की कक्षाओं में भी छुट्टियों के दौरान व्यावसायिक समझ विकसित करने के अवसर दिए जा सकते हैं। तो बंधुओं 6 से 8 जब बच्चा पढ़ रहा होगा उस दौरान 10 दिन का वस्ता रहित पीरियड में उसे सम्मिलित किया जाएगा, एक आनंदमयी कोर्स में सम्मिलित किया जाएगा
जिसमें स्थानीय स्तर पर जो विशेषज्ञ लोग हैं, जैसे कोई बढ़ई है, कोई अन्य प्रकार का कोई कारीगर है, उसके समक्ष प्रशिक्षु के रूप में बच्चा भाग लेगा और कुछ कलाएं सीखेगा। बच्चे में सत्य, निष्काम कर्म, शांति, त्याग, सहिष्णुता, नैतिकता, बुजुर्गों के लिए सम्मान, पर्यावरण के प्रति सम्मान, शिष्टाचार, धैर्य, क्षमा, करुणा, देशभक्ति, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से जिम्मेदारी, न्याय, स्वतंत्रता, समानता को विकसित किया जाएगा। और प्रत्येक बच्चे के लिए भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अंश भी पढ़ने होंगे। प्राथमिक चिकित्सा के विषय में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा, जैसे कोई अचानक समस्या आती है, चोट लग जाती है, अन्य कोई विपत्ति आती है, तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ये बता दिया जाएगा, मिडिल स्तर तक आते आते, कि किस प्रकार का अचानक विपरीत परिस्थितियों में बच्चा कैसे उपचार कर सके। अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य पर प्राथमिक चिकित्सा के लिए बालक को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ शराब है, तंबाकू है आदि मादक पदार्थों के हानिकारक एवं विपरीत प्रभावों को भी बच्चों के समक्ष रखा जाएगा और इन हानिकारक तत्वों को समझाने के लिए पाठ्यक्रम में भी स्थान दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए जो अन्य प्रकार की महत्वपूर्ण बातें हैं उनको भी समझ लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा के लिए नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCFSE 2020-21 द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा। एक राष्ट्रीय व्यापक पाठ्यक्रम विविध क्षेत्रीय भाषाओं में भी उसका अनुवाद किया जाएगा और 2020-21 द्वारा संगठन NCFSE द्वारा तैयार किया जाएगा और उपलब्ध कराया जाएगा। साथ में क्या कहा गया है, पाठ्य पुस्तक की कीमतों के बोझ को कम करने के लिए इस तरह की गुणवत्ता की पाठ्य पुस्तकों को न्यूनतम संभव लागत, उत्पादन मुद्रण की लागत पर मुहैया करवाया जाएगा। कोशिश की जाएगी कि कम से कम कीमत में बच्चों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो और पर्यावरण की दृष्टि से प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को अपलोड किया जाएगा नेट पर और उसका प्रिंट भी बच्चा ले सके या पाठ्य पुस्तक का जो भी PDF इत्यादि है उसको पढ़ सके। पर्यावरण की दृष्टि से भी पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड किया जा सकता है। कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी। छात्रों को किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान 2 बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार परीक्षा। तो कोई भी बच्चा 2 बार परीक्षा दे सकता है, एक मुख्य परीक्षा और यदि कोई समस्या आती है तो सुधार परीक्षा। प्रवेश के लिए NTA जो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी है हर साल कम से कम 2 बार परीक्षा लेने का काम करेगी। NTA प्रत्येक वर्ष 2 बार परीक्षा लेने का काम करेगी और वर्तमान में जो सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं अपनी अपनी प्रवेश परीक्षाएं कराते हैं, तो यदि उस विश्वविद्यालय की स्वीकृति है तो वह विश्वविद्यालय NTA द्वारा जो प्रायोजित परीक्षा कराई गई है उसके आधार पर प्रवेश ले सकता है, जिससे विश्वविद्यालयों का जो बोझ है वह कम होगा। तो लेकिन साथ में क्या कहा गया है, NTA परीक्षाओं को स्वीकार करने का अधिकार अर्थात अंगीकार करना या अपनाने का जो अधिकार है विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर छोड़ दिया गया है। तो यहीं पर लचीलापन आ गया है। तो बंधुओं, आप लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो स्कूल शिक्षा का शैक्षणिक ढांचा है उसके विषय में मैंने बताया, 5, 3, 3, 4 के विषय में बताया और पाठ्यक्रम क्या होगा उसके विषय में बताया और शिक्षण का माध्यम क्या होगा, महत्वपूर्ण जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्कीम है उसके विषय में मैंने बताया। अब मैं अगले सत्र में जो बात करूंगा वह होगी कि शिक्षक चयन का आधार क्या है, शिक्षक के क्या मानक हैं, शिक्षक आगे भविष्य में जो शिक्षक बनेंगे उनकी क्या मापदंड होंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या किन मापदंडों को स्थान दिया गया है और उनका मूल्यांकन, उनकी पदोन्नति, उनका वेतन वृद्धि है आदि किस तरह से होगी,
उसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा। तो बंधुओं, शिक्षकों से संबंधित, चयन इत्यादि से संबंधित और प्रोन्नति या वेतन वृद्धि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे अगले वीडियो का कृपया प्रतीक्षा कीजिए। और आपसे मेरा निवेदन है कि जो लोग मेरे साथ नए हैं जुड़े हुए, यदि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे सारे वीडियो आगे जो शिक्षा नीति से संबंधित हैं या अन्य प्रकार की भी शिक्षा से संबंधित जो वीडियो होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो बंधुओं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको यह सत्र अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करने के साथ साथ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के सत्र में इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते समम। जय हिंद।